Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 10 of class 7th, respiration in organisms. In last video I had explained you respiration concept. Let's start with breathing. The air that we breathe, it contains oxygen. The oxygen is used by our body for the aerobic respiration. Thus, breathing is the part of the respiration. Do you realize that breathing and respiration are related? रेस्पिरेशन ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस एज इन विच it convert the complex food into a simpler food by providing energy to the body. रेस्पिरेशन एक वो वाली प्रोसेस होती है जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं. वो फूड जो हम इनटेक करते हैं हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स वो हमारा चेंज हो जाता है सिंपलर फॉर्म में और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. देन ब्रीदिंग भी ये लगभग रेस्पिरेशन के साथ ही रिलेट करती है. इनमें आपस में ये इंटर रिलेटेड होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग का अगर हम लोग कंसेप्ट बोले तो वो पार्ट होता है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट तभी होती है जब उसमें ब्रीदिंग के कंसेप्ट को हम लेते हैं. So respiration is the process of breaking down of food to release energy. Respiration simple एक वो वाली प्रोसेस होती है जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सैलिवरी ग्लैंड्स इन सिंपलर फूड और फिर हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ब्रीदिंग इज़ द मैकेनिकल प्रोसेस in which air rich in oxygen is taken into the body and air rich in carbon dioxide is given out. अब ब्रीदिंग मेनली क्या होता है? ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है. मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब है इट सपोर्ट्स अवर बॉडी. अगर हम लोगों को सर्वाइव करना है तो सर्वाइव करने के लिए जैसे फूड इम्पॉर्टेंट होता है सेम हमारे लिए ऑक्सीजन भी काफ़ी एसेंशियल है. तो ब्रीदिंग के ये एक ऐसी मैकेनिकल प्रोसेस है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से रिलीज आउट करती है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग in air is called the inhalation and the process of giving out carbon dioxide called the exhalation. अब इनहेल करना और एक्सेल करना, इनहेल का मतलब होता है लेना और एक्सेल का मतलब होता है देना. अब और हमने अगर सर्वाइव करना है तो हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. सो वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, ठीक है, उसको ले रहे हैं. और एक्सेल क्या करते हैं? हमारी बॉडी से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. Each breath consists of one inhalation and one exhalation. अगर हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है. हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. द नंबर ऑफ द टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज़ कॉल्ड द ब्रीथिंग रेट. अब एक मिनट में एक पर्सन ने कितना टाइम ब्रीथ किया है मीन्स कितने टाइम उसने ऑक्सीजन इनहेल की है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की है, उसको हम लोग ब्रीदिंग रेट कहते हैं. The structures and the organs used in the breathing make up the respiratory system. अब हमारी जो बॉडी की हम बात करते हैं, our body is made up of cells. Cells changes to tissues and tissues changes to organs. तो जो वो ऑर्गन्स होते हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे यूज़ किए जाते हैं ब्रीदिंग की प्रोसेस में और ये एग्जैक्टली हम लोग स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में. The next topic, human respiratory system. The human respiratory system consists of the nasal cavity, pharynx, voice box, larynx, windpipe, trachea, bronchi and the lungs. जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, दिस इज़ योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं. नेसल कैविटी हो गया, फ्रैनिक्स हो गया, वॉइस बॉक्स हो गया, देन विंड
पाइप हो गया, ब्रोंकी हो गया, लंग्स हो गया, ये सारे पार्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? द लंग्स आर सिचुएटेड इन द स्पेस विद इन द चेस्ट। लंग्स जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, उनकी पोजीशन कहाँ होती है? चेस्ट के बीच में। कॉल द थ्रोटेटिक कैविटी, और उसको हम लोग थ्रोकेटिक कैविटी भी बोलते हैं। The walls of the thoracic cavity are supported by the ribs. The base of the cavity is like a sheet of the muscles called the diaphragm. अब ये जो थॉरिक कैविटी होती है, इनकी जो वॉल मतलब लाइक जैसे ये जो है बाहर का जो हिस्से होते हैं, इनको वो जो है सपोर्ट मिलती है किससे? रिब्स की। रिब्स जो है वो इनको प्रोटेक्ट करती है, और रिब्स एज ए वॉल की तरह इनको प्रोटेक्ट करती है। और द बेस ऑफ द कैविटी इज़ लाइक द शीट ऑफ द मसल्स, और ये जो कैविटी होती है, जो उसका बेस होता है, वो मेनली मसल्स की शीट की तरह काम करती है, जिसको हम लोग डायफ्राम भी कहते हैं। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़। अगर हम लोग सांस लेने की बात करते हैं तो हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? अपने नाक से लेते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ इट टू नॉस्ट्रिल्स। जो हमारा नाक है उसमें मेनली 2 नॉस्ट्रिल्स होती हैं, और वो जो 2 नॉस्ट्रिल्स होती हैं वो जब एयर इनहेल करती हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी और जर्म्स भी हमारे नोज़ के अंदर चले जाते हैं। As the inhaled air passes through the nostril, it gets filtered through the hair lining the nostrils. अब जब हम इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल करते हुए बहुत सारे जम्प्स भी हमारे नोज़ में चले जाते हैं, तो वो जो नोज़ में हमारे हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो बाल उसके प्रेजेंट होते हैं, हेयर लीनिंग, वो मेनली क्या करते हैं? इन सारी जम्प्स को वो फिल्टर कर देते हैं। मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो हमारे नेसल हेयर्स के साथ लग जाते हैं, तो हम ईज़िली अपने नोज़ को साफ़ कर उनको रिमूव कर सकते हैं। द नॉस्ट्रिल्स कंटेन द ब्लड वेसल्स। जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं। वार्म ब्लडेड फ्लोइंग थ्रू दिस ब्लड वेसल्स वार्म्स द एयर। और ये जो वार्म ब्लडेड इसमें जब फ्लो करता है तो उसका मेनली काम क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ईज़िली फ्लो करते रहें। दी सेल लीनिंग द नॉस्ट्रिल्स प्रोसीजर म्यूकस। अब जो उसमें सेल प्रेजेंट होता है नॉस्ट्रिल में, वो मेनली क्या करता है? म्यूकस को प्रोड्यूस कर देता है। ये जो जर्म्स और ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनको म्यूकस में चेंज कर देते हैं। द स्टिकी मटीरियल मॉइस्चन्स द एयर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रैपिंग द जर्म्स। वही जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये मेनली हमारे क्या होते हैं? म्यूकस में चेंज हो जाते हैं। That is why you are advised to breathe through your nose and not through the mouth. इसीलिए ये बोला जाता है कि जब भी ब्रीथ करनी है तो ब्रीथ हमारी किस पार्ट से होनी चाहिए? नोज़ से, माउथ से कभी भी नहीं होनी चाहिए। After passing through the nostrils, the airs enter to the pharynx. The region where the nasal cavity and the mouth meet is the throat. अब जब जो हमने ब्रीथ किया नोज से, उसके बाद वो नोस्ट्रिल से एयर एंटर होकर कहाँ जाती है? फ्रेनिक्स में जाती है। और जब वो फ्रेनिक्स में जाती है तो फिर वो नेसल कैविटी की हेल्प से हमारे माउथ में जाती है, और माउथ से कहाँ कनेक्टेड होती है? हमारे थ्रोट में। ठीक है। द फ्रेनिक्स इज़ the only part of the respiratory system which is shared with the digestive सिस्टम। हमारा फ्रेनिक्स पार्ट जो होता है वो एग्जैक्टली जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, और वो डायरेक्टली जो है वो इंटरलिंक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। फ्रॉम हेयर 2 ट्यूब्स opens downward, one for the food and the other for air. The upper part of the trachea contains the larynx, are also called the voice box. हमारे अगर हम लोग बात करें तो हमारी 2 ट्यूब्स होती हैं। एक ओपन डाउनवर्ड होती है जो मेनली हमारी फूड ऑसोफेगस के साथ कनेक्टेड होती है, और दूसरी जो होती है हमारी ट्यूब वो एयर के साथ कनेक्टेड होती है, जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। जो अपर पार्ट होता है ट्रैकिया का उसमें लैरिंक्स प्रेजेंट होता है, और इवन ये हमारे थ्रोट के साथ
कनेक्टेड होता है लैरिंक्स, तो इसीलिए वॉइस बॉक्स का जो सारा काम होता है वो इसको कंट्रोल करते हैं. From the larynx, air goes down the trachea or the windpipe like the nose. The trachea is linked with the cells which release the mucus. अब ये जो larynx से air पास होती है वो मेनली कहाँ पर जाती है? ट्रैकिया में जाती है, और ट्रैकिया या विंडपाइप में जाती है. जैसे नोज और जो ट्रैकिया जो होते हैं वो लीन्ड होते हैं, उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो इनको क्या करते हैं, अगर उस दौरान सपोज कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी नोज में अगर एंटर कर रहे हैं तो वो उसको म्यूकस की फॉर्म में रिलीज आउट कर देते हैं. The air continues to get moistened in the trachea due to the mucus. If some foreign particles irritate the cells of the trachea, we cough or sneeze and the particles come out of the body into the air. अगर अब कुछ और पार्टिकल्स जो हैं जो उनमें सेल्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, म्यूकस की फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो हमारी बॉडी में कफ स्नीज की फॉर्म में भी जो है जनरेट हो जाता है, और एक जो पर्सन है कोल्ड कफ से ये परेशान हो जाता है. द एंड ऑफ द ट्रैकिया गेट्स डिवाइडेड इनटू द 2 ट्यूब्स. और अगर हम लोग लास्ट में बात करें तो जो ट्रैकिया है वो मेनली 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है. एक होता है ब्रोनिची सिंगुलर, और सिंगुलरली हम उसको कहते हैं ब्रोनिक, एंड ईच ब्रोनिच लीड्स टू इट्स रिस्पेक्टिव लंग. और ये जो ब्रोनिची होते हैं ये मेनली किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, लंग के साथ कनेक्टेड होते हैं. और ये जो ब्रोनिची होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं नैरो ट्यूब्स में, इसलिए हम इनको ब्रोनोच्यूल्स भी कहते हैं. द ब्रोनोच्यूल्स एंड इन द बबल शेप्ड एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेली. अब ये क्या होते हैं, मेनली इस तरह से ये सैक शेप में होते हैं, तो इसलिए हम इसको एल्वेली भी कहते हैं, जो मेनली इन गैप्स को आपस में रिजेंबल करते हैं. और जब एयर ट्रैकिया के अंदर एंटर करती है ब्रोनिची से, तो फिर वो मेनली एल्वेली को फॉलो करता है, मतलब एल्वेली में ट्रांसफ़र होता है. और ये जो ईच एल्वेलीज होती है ये सपोर्ट करती है किसको, कैपिलरीज को. जब वो कैपिलरीज को सपोर्ट करती है तो जो वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की एंड द एल्वेली ये काफ़ी थिन होती हैं, जिसकी वजह से गैस जो है वो ईजिली पास हो जाती है. द कैपिलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द एल्वेली एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वेली. अब कैपिलरीज का क्या काम होता है, हमें अगर सरवाइव करना है तो हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज़ क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड किसको, एल्वेली को. तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की वर्क करती है. हाउ डू वी ब्रीथ? कैन यू गेस द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन अ डे? क्या हम गेस कर सकते हैं हम कितनी बार सांस लेते हैं पूरे दिन में? ऑन एन एवरेज वी ब्रीथ मोर देन 20,000 टाइम्स इन अ डे. अगर हम एग्जैक्टली एक एवरेज करें, एवरेज लेकर चलें, तो एटलीस्ट हम पूरे दिन में 20,000 टाइम जो है वो ब्रीथ करते हैं. वी ब्रीथ ऑल द टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली है हम तो ब्रीदिंग करते ही रहते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. इवन व्हेन वी आर अस्लीप और नॉट डूइंग एन एक्टिविटी, और इवन जब हम सोते भी हैं तब भी हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. तो जो ब्रीथ है वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. वाइल एक्सरसाइजिंग आवर बॉडी नीड्स अ मोर ऑक्सीजन. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के टाइम पर हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इसलिए वो एक्सरसाइज के टाइम हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर हो जाती है. ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड द डायफ्राम एट द बेस ऑफ द लंग्स. अगर ब्रीदिंग को हमें कंट्रोल करना है तो वो मेनली किसका काम होता है, जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, रिब्स में और डायफ्राम में, वो इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. नाउ इनहेल
ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था इन्हेलेशन क्या होता है। ये वो वाली प्रोसेस होती है जिसमें जो ब्रीदिंग के टाइम हम ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं तो जो हमारे डायफ्राम मसल्स होते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम अ फ्लैट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा होना। लाइक सी इफ आई एम फोल्डिंग माई फिंगर सो द साइज ऑफ द हैंड बिकम स्मॉल, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर जैसे ही मैंने अपनी फिंगर्स को फिर से ओपन किया तो इसका साइज़ क्या हो गया, एज इट सेम हो गया। तो ये होता है रिलैक्सेशन एंड दिस इज़ योर कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करते कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट होता है। एट द सेम टाइम इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, रिब्स को ऊपर की तरफ मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है उसका साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। दी वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, और लंग्स का भी जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और ईज़िली जो है जो एयर प्रेशर हमारा लंग्स में एंटर करता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और फिर एयर जो है वो मूव करती है लंग्स में। इस तरह से वो एग्जैक्ट एयर जो है वो आगे पास होती रहती है। देन एक्सलेशन, ये प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग हम क्या करते हैं, एक्सेल भी करते हैं। और एक्सेल कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो डायफ्राम मसल्स होते हैं और द इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं इसमें रिलैक्स हो जाते हैं। मैं ऑलरेडी आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मीनिंग बता चुकी हूँ। रिलैक्स का मतलब होता है कि दे आर अगेन गेटिंग बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, कि वो अपना जो उनका साइज़ है उसी साइज़ में वो वापस आ रहे हैं। तो जो डायफ्राम होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं डॉम शेप में। और इसमें जो चेस्ट कैविटी होती है वो छोटी हो जाती है। लंग्स जो है वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पर आ जाते हैं क्योंकि इसमें वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। और मेनली जब एयर को स्क्वीज आउट करते हैं लंग्स को लंग से, तो फिर जो है वो कंटिन्यूसली जो एयर है वो पास होती रहती है। सी this is the diagram of inhale and this is the diagram of exhale. Okay, in case of inhale क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड इन केस ऑफ एक्सेल क्या होता है हमारा, रिलैक्स होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब ऐसा तो नहीं होता है कि जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वी रिलेट द ब्रीदिंग प्रोसेस ओनली विद द ह्यूमन बींग्स, वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ तो नहीं होता। इवन और भी जितने हमारे स्पीसीज हैं उनमें भी ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। सो वर्टिब्रेट्स dwelling on the land such as lions, cows, elephants, cats and dogs have a lungs as a respiratory system. अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं जो मेनली लैंड पर रहते हैं, लाइक जैसे लॉयन हो गया, काऊ हो गया, एलिफेंट हो गया, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, इनमें लंग्स होते हैं और इनको भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। दे यूज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बट हाउ डू इंसेक्ट, अर्थवर्म्स, फ्रॉग्स एंड द फिश ब्रीथ। अब इनका तो क्या होता है, इनमें तो लंग्स होते हैं, बट अगर हम लोग और स्पीसीज़ की बात करें, जैसे इंसेक्ट्स की बात कर दें या अर्थवर्म्स की बात कर दें, फ्रॉग्स की बात कर दें, तो ये भी ब्रीथ लेते हैं फिश, बट इनके ब्रीथ लेने की जो प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, वो सबकी अलग होती है। Breathing in cockroach, insects such as a cockroaches and the houseflies have a small opening. अगर हम लोग बात करते हैं कॉकरोचेस की और हाउस फ्लाइज की, इनके क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल ओपनिंग होते हैं, मतलब दे हैव स्प्रेकल्स। वो छोटी छोटी जो ओपनिंग जहाँ से वो ब्रीथ करते हैं उस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं स्प्रेकल, ऑन द साइड ऑफ द देयर बॉडी, उनके बॉडी के एक साइड पर होते हैं। दीज स्प्रेकल्स आर कनेक्टेड टू द ट्यूब। अब ये जो स्प्रेकल्स होते हैं ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, हमारे ट्रैकिया। लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के केस में ब्रीथिंग की प्रोसेस मेनली कहाँ से, कौन से पार्ट से स्टार्ट होता था, नोज से। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स में, कॉकरोचेस की या हाउस फ्लाइज की, उनके लिए कौन सा पार्ट एसेंशियल है, स्प्रेकल्स होता है। और फिर वो जो स्प्रेकल्स है वो ट्रैकिया के साथ कनेक्टेड होता है। अब वो जो ट्रैकिया है उसके फर्दर और छोटी छोटी स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं जो मेनली कॉन्टैक्ट होती हैं किसके साथ, बॉडी सेल्स के साथ। जैसे ही एयर एंटर करती है स्प्रेकल से तो वो पास होती है फिर
ट्रैकिया में और फिर उसके डिफरेंट ब्रांचेस में। इस तरह से जो गैसेस है वो एक्सचेंज कर जाती है बॉडी के डिफरेंट सेल्स में और फिर स्मॉलर ट्यूब्स में भी आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अ ब्रीथिंग इन केस ऑफ अ कॉकरोच। Now breathing in earthworm. Earthworm do not have a respiratory system. Earthworm में क्या होता है, respiratory system नहीं होता है। They have very thin and the moist skin. उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा thin और moist होती है and can exchange the oxygen and carbon dioxide directly through the skin. अब इसमें मेनली जो है, जैसे ह्यूमन बींग के केस में नोज़ का काम होता था और कॉकरोचेस के केस में स्प्रेकल्स काम करते थे। अर्थवर्म के केस में उनकी एक थिन मॉइस्ट स्किन होती है जो मेनली वेरियस गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो डायरेक्टली वो अपनी स्किन की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सचेंज करते हैं। ब्रीदिंग इन फिश। फिश आर फाउंड इन वाटर। फिश हमारी कहाँ पर पाई जाती है, वाटर में, एंड हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अ गिल्स। और उनमें एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनके गिल्स होते हैं और ये जो गिल्स होते हैं यही ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ये मेनली ये जो गिल्स हैं वो जब ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं तो वो जब ब्रीथ कर रहे हैं तो ब्रीथ करने के बाद वो उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड कैपिलरीज में। और जो गिल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाय फ्लैप और वो जो फ्लैप से कवर्ड होते हैं उस पार्ट को हम लोग ओपर्कलम कहते हैं। व्हेन अ फिश ओपन इट्स माउथ, और जब फिश अपना माउथ ओपन करती है तो जो वाटर होता है वो उनके माउथ के अंदर एंटर करता है और जो ओपर्कलम होता है वो मेनली गिल्स के बिल्कुल क्लोज होता है जिसकी वजह से जब फिश इस माउथ में एयर एंटर कर रही है तो जो अपर कॉलम होता है वो भी ओपन हो जाता है, उसकी भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो फ्रेश वाटर है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो मेनली पास आउट हो जाती है गिल्स में। तो वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है गिल्स में और डिफरेंट गैसेस जो है वो एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑक्सीजन फिर वाटर के साथ डिफ्यूज़ होकर उनके ब्लड में जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ये लोग रिलीज़ करते हैं और वाटर में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो फिश है वो अपनी ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं। I hope so. The topic is clear to all. Rest of the topics I will explain you in next video. Please read the chapter and if you have any queries, send it on a WhatsApp group. Thank you.